भूकंप ये वो शब्द है जिसे बोलते हुए डर लगता है, जिसे सुनते हुए डर लगता है और सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब हम इसे महसूस करते हैं या फिर झेलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर में लगातार भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है। मंगलवार की शाम को 6.6 रिक्टर स्केल का एक बड़ा भूकंप आया और इसको लेकर के जो तमाम लोग अपने सोसाइटीज में, हाई राइज बिल्डिंग में खासतौर से रह रहे थे, वो लोग अपनी सोसाइटीज और बिल्डिंग से बाहर चले आए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर आरपी टंडन जी मौजूद है, भौतिक शास्त्री हैं, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से भूकंप आने से पहले और बाद में किस तरीके से बचाव रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, लगातार देखा जाए तो 948 बार भूकंप के झटके 2022 में आए और कल जो मंगलवार को भूकंप आया 6.6 बड़ा भूकंप होता है जी सर, किस तरीके की हम लोग सावधानी बरत सकते हैं भूकंप के आने के फौरन बाद? अगर झटके आ रहे हैं, भूकंप के लग रहे हैं, तेज हिल रहा है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो पहले आप ये जानिए कि हम लोग जो हैं एनसीआर में, दिल्ली में, नोएडा में, हम बड़े एक ख़तरनाक जोन में हैं। हम इसमें सेस्मिक 4 रीजन में हैं और नोएडा सेस्मिक 5 में है। तो इसका मतलब ये कि हम बड़े ख़तरनाक जोन में हैं। अब रही सवाल कि जैसे नोएडा में आप देख रहे हैं कितनी ऊंची इमारतें हैं, 20-20 मंजिल की इमारतें हैं, और गवाह है कि पिछले टर्की में भी आया है, सीरिया में भी आया है, और वहाँ कितना विनाश हुआ है। अब जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक अथॉरिटी वाले बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये जोन 5 के लिए बनी हुई है। अगर जोन 5 के लिए बनी हुई है तब तो शायद हम सुरक्षित हैं। अगर जोन 5 के हिसाब से नहीं बनी तो एक बड़ी त्रासदी का सबब बन सकता है। अब रही कि देखिए, भूकंप को हम प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते, किसी वक्त भी आ सकता, और भूकंप आने से पहले आवाज़ आती है कुछ। आपने सुना होगा, पहले आवाज़ आती है, जैसे बिजली चमकती है फिर आवाज़ आती है, ऐसे ही इसमें भी पहले आवाज़ आती है। तो उससे हमें ये तो पता लग जाता है कि भूकंप है। जब भूकंप हो तो हमें एक तो पहले पैनिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि हम जहाँ खड़े हैं, हम किसी दीवार, छत के नीचे मत खड़े हों। हम कोशिश करिए कि एक साइड में हो जाए, और बेहतर ये कि आपके कमरे में कोई टेबल है या बेड भी है, उसके नीचे चले। अगर हमें भागने का मौका नहीं मिलता है, अगर तब तक, अगर नहीं ज़्यादा तेज आ रहा है, जी हाँ, जी हाँ, भागने का मौका नहीं मिला, पर आप हाई राइज बिल्डिंग में कहाँ भागेंगे आप, और भागना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सबसे आपने देखा हुआ है, लिफ्ट में जाना तो बिल्कुल खतरनाक है, कहीं भी आग लग सकती है, कहीं भी कुछ हो सकता है। यानी लिफ्ट सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा लिफ्ट असुरक्षित, तो इसलिए आपको वहाँ भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 15-16 मंजिल पे आएंगे, कहीं आग भी लग सकती है, कहीं गैस भी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने अपार्टमेंट में ही सुरक्षित रहना चाहिए, और टेबल के नीचे या चारपाई, मतलब जो बेड होता है उसके नीचे हो जाइए, छत से अलग हो जाइए, ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आपके ऊपर न सीधा करे। तो ये तो एक हिसाब। दूसरी, हमेशा हमें घर में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, अमूमन टॉर्च और ऐसा कुछ खाने पीने का सामान, हमेशा ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, जो फर्स्ट एड का सामान किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे खतरनाक जोन में है जहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। ये चीज़ें रखनी चाहिए। और उसके बाद जैसे भूकंप आ गया तो आपको फिर अब खड़े होकर देखना, जब झटके निकल के, झटके बहुत आते रहते हैं, तो जब आपको लगे कि सुरक्षित हैं तो आप खड़े होकर उठिए, रेडियो देखिए, टीवी देखिए, क्या सावधानी गवर्नमेंट कह रही है, उस सावधानी के आप अकॉर्डिंग करिए। सर, एक अहम चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या सीढ़ियाँ सुरक्षित हैं? सीढ़ियों से निकल करके खुले में बाहर की तरफ आना चाहिए? नहीं, खुले में तो आ जाइए तो बहुत अच्छी बात है, पर आप सीढ़ियों में, इतनी सीढ़ियाँ उतरने में रास्ते में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में, अच्छा सर, हाई राइज बिल्डिंग कितनी ज़्यादा रिस्क होती है? क्योंकि हमारे पीछे देखेंगे हम, करीब 32 मंजिला ऊंची इमारत है। ये हम लोग पूरे इमारतों से इस हाई राइज में, मैं आपको एक बात कितनी? बताऊं, जी। जापान ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और हर वक्त आते रहते हैं भूकंप। पर अब कभी आपने सुना है कि 100 जापानी मर गए, 500 मर गए, 1000 मर गए, कभी सुना है? ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी बिल्डिंगें इस तरह से डिज़ाइंड हैं, अर्थक्वेक प्रूफ हैं। अभी हमारे यहाँ भी BIS से स्टैंडर्ड हैं, पर अब पता नहीं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। आए दिन हम बिल्डरों के बारे में पढ़ते हैं। गुड़गांव में मैं अभी रहता हूँ, वहाँ चिंतल अपार्टमेंट का नाम आपने सबने पढ़ा, क्या क्या हुआ, खड़ा फ्लैट गिर गए थे वो। तो यहाँ भी बहुत बन रहे हैं। अब भगवान जाने के, इनकी सब ऑडिटिंग होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी वाले लोग भी बहुत सीरियसली काम नहीं करते। अभी तक ना ऐसा कभी सबब बना है कि इस तरह का भूकंप आए, पर मेरा ख्याल गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि इन सब स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए। सर, भूकंप आने के दौरान क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, जब आने के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फ़ौरन चेक करना चाहिए जब भूकंप रुक जाता है? जी हाँ, देखिए, आप अपने अब फ्लैट को देखिए, कहीं क्रैक तो नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया, कहीं पानी नहीं हो रहा, कहीं गैस नहीं लीक हो रही, इस तरह की बातें तो देखनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को चेक करिए, अपने रिश्तेदारों को चेक करिए, तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी चाहिए।
भूकंप के से बचाव के लिए सेफ सोसाइटीज़ की बात करें, जैसे ये एक पूरी सोसाइटी है, ये नोएडा की सेक्टर 78 की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी है। पूरी तरफ से हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, 14 मंजिला ये पूरी सोसाइटी है और इसके बराबर में जो सोसाइटी है वो भी 31 मंजिला सोसाइटी है। तो सर, भूकंप से बचाव के लिए इन सोसाइटीज़ या घर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें चेकलिस्ट के तौर पर हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए या फिर चेक करते रहना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले आपसे ये बताया, ये सोसाइटी है, देख लीजिए। अगर खुदा न खास्ता एक सोसाइटी भी अगर टावर भी गिने तो किसरे के साथ ले मरेगा। तो एक सेफ जोन होना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन के हिसाब से सेफ्टी डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ही कह रहे हैं आप, जैसे ये 2 टावर की हम बातचीत करें, अगर ये टावर है, भगवान ना करे अगर कुछ हो तो आप देखिए कितने लोगों को साथ, कितनी बिल्डिंगों के साथ वहाँ तक जाएगा इसका। तो इनका एक सेफ स्पेसिंग भी रखनी चाहिए। यानी जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिस्क है। गिरती है। और देखिए, लिफ्ट फेल हो गई तो इतने लोग कहाँ से आएंगे, 30 मंजिल से कहाँ से आएंगे। कोई किसी को चोट लग गई तो वो कहाँ जाएगा। तो हाई राइज बिल्डिंग उस हिसाब से बड़ी खतरनाक है। सर, अवेयरनेस की बात की जाए कि भूकंप आने से पहले और बाद के क्या क्या अवेयरनेस होते हैं, पब्लिक में क्या उसको लेकर के हैं? मेरा ख्याल गवर्नमेंट को अब इन सोसाइटी में जाके लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं। उनको बताना पड़ेगा कि हम ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ की भूचाल कभी भी आ सकता। और वैज्ञानिकों ने इस एरिया के लिए खास तौर से कह रखा कि यहाँ कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो इसलिए लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए क्या करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना, घर में टॉर्च होनी चाहिए, कुछ खाना ऐसा रखना चाहिए, बैंडेड होनी चाहिए, कुछ फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें घर में रखना चाहिए। सर, कई बार क्या होता है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं और पता नहीं लगता, लेकिन सोसाइटीज़ में एक अलार्म होता है जो भूकंप आने पर उसको अपने आप बचना शुरू कर देता है। ये कितना अमूमन इन सोसाइटीज़ में होता है और कितना ज़रूरी है सर? देखिए, मुझे नहीं लगता ये होना तो चाहिए, और मुझे नहीं लगता किसी सोसाइटी में ऐसा अरेंजमेंट होगा। अगर होगा भी तो कितना मेंटेन होगा। आप छोटी सी बात लिख लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, सब जगह लगे हुए हैं। एक बार क्लियरेंस हो जाती है, उसके बाद कितना सोसाइटी में उसको भरा जाता है मुझे नहीं पता। वक्त पे आग लगने पे कितने ये काम करेंगे, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये काम नहीं करेंगे। अमूमन क्या होता है कि लोग भूकंप आने के तुरंत बाद घरों के बाहर निकल आते हैं और काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं। तो लगभग कितनी देर तक हमको इंतजार करना चाहिए? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भूकंप के बारे में कुछ जानता ही नहीं। और कितने ट्रेमर्स जिसको बोलते हैं, ट्रेमर्स कितने आए कोई नहीं कहता। अभी जो सीरिया और इधर आया है टर्की में, उसमें आफ्टर शॉक काफ़ी इंटेंसिटी थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। जैसे वहाँ 7 था तो उसके बाद 6.8 के भी आते रहे हैं। तो वो आपको उसके बारे में नहीं आपको कुछ कह सकते। थोड़ी देर वेट करिए और जहाँ तक हो सके खुले में आ जाइए। पर पता नहीं आप रास्ते में और आफ्टर शॉक आ जाए, तो ये कहना, ये तो भगवान भरोसे। इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि कब भूकंप आएगा और कब डाई आउट हो जाएगा। तो सर, लिफ्ट आपने बताया सबसे खतरनाक, उसको बंद भी कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल चाहिए? बंद कर देना चाहिए। पर अब सवाल, अगर बिल्कुल बंद कर देंगे, कोई इमरजेंसी होगी तो फिर भी आपको चाहिए होगी। तो लिफ्ट तो बड़ी खतरनाक है। ये तो आपको सब जगह लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लिफ्ट मत जाइए, लिफ्ट मत चलाइए। सीढ़ियों का इस्तेमाल करके तेजी से बाहर आना चाहिए। और उन बिल्डिंग्स, जैसे हाई राइज सोसाइटीज में जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे भी दूर होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं 31 मंजिला है, अगर गिरती है, क्योंकि पत्थर भी अगर कुछ कंक्रीट गिरते हैं तो भी नुकसान, ये दूर तक जाएंगे। आपको बिल्कुल क्लियर स्पेस में जाना चाहिए जहाँ आसपास कोई इमारत नहीं है। कोई इमारत नहीं है। सर, भूकंप से हम लोग और किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे भी होते हैं और निकलने में जब क्राउड एक साथ निकलता है उन्हीं सीढ़ियों पे, तो भगदड़ जैसी स्थिति भी होती है? देखिए, ये मैंने शुरू में कहा कि पैनिक नहीं होना। आप देखिए, कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो आधे लोग तो पैनिक की वजह से मर जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। मैंने खुद जापान में मैंने सुना है और देखा भी है कि वहाँ जब आता है तो लोग बग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कोई घबराहट नहीं करते। क्योंकि आप घबराहट करेंगे तो आधे लोग तो वो स्टैम्पेड में ही मर जाएंगे। सर, आपने सीस्मिक जोन की बात करी है, हम एक बार डिस्क्रिप्टिव समझना चाहते हैं, सीस्मिक जोन आखिर है क्या? देखिए, भूकंप आता क्यों है, ये देखिए, ये पृथ्वी बड़ी विशाल है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। बहुत, जैसे मेरे पैर के नीचे पे पृथ्वी पता कितनी है, 6000 किलोमीटर नीचे है जी। इतनी गहराई है ज़मीन की। उसमें 4 भाग होते हैं। ऊपर का हिस्सा तो जो आप देखते हैं ज़मीन है, ये 50 से 100 किलोमीटर होता है। उसके नीचे एक मेंटल का एरिया जिसको हम कहते हैं ना, वो होता करीबन 2500। उसके बाद कोर होती हैं, 2 कोर हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। आउटर कोर में लिक्विड होता है और एलिमेंट्स होते हैं, उसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। अब होता क्या है, जो सबसे ऊपर की है जिसको क्रस्ट कहते हैं हम, जिस पे हम खड़े हैं, क्रस्ट के अंदर ना बहुत सी चट्टानें हैं। देखते हैं आप सब जगह चट्टानें हैं। तो ये चट्टानें बहुत लंबी लंबी भी होती हैं, और ये चट्टानों के बीच में जैसे ऐसे है ना, ये एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर ऐसे स्लिप करती है, इसी को फॉल्ट जोन कहते हैं।
अच्छा ये तो स्लिप कर रही है, इसके पीछे का भाग फ्री है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी इसमें से, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और वही एनर्जी इसकी वजह से वोल्केनो भी आ सकते हैं, इसकी वजह से और भी एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। तो ये जो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे पे स्लिप करती हैं तो इसी को फॉल्ट जोन कहते हैं। और यहाँ का जो फॉल्ट जोन है, यहाँ से सोना तक जाता है, इसका फॉल्ट जोन आपके नोएडा से है, नोएडा से पास करता है, नोएडा जोन 5 में है, दिल्ली नोड्स 4 में है। यानी नोएडा ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इसका करें और आगे से उस हिसाब से बनाएं कि अर्थक्वेक प्रूफ हो। सर लगातार बहुत तेज़ी से भूकंप आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो इसकी और क्या वजह है? नहीं, इसकी है वजह यही है कि हम 5 जोन में आ रहे हैं, हिमालयन है हमारा, हिमालयन का जितना भी एरिया, अब आप देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तरकाशी में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो रहे हैं। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ ये विनाशकार वाला एरिया है, यहाँ विनाश होगा। पूरा हिमालयन बेल्ट जो है ना, अप टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ तक ये हम एक बड़े ख़तरनाक जोन में रह रहे हैं, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उधर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उधर से देखिए भूकंप आने का वजह एक ये भी है कि मैन मेड जो एक्टिविटी है ना, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम तमाम बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, हम किसी बात का करें। अब उत्तराखंड वगैरह में क्या हो रहा है, शिमला में जाइए क्या हाल हो रहा है, मकान पे मकान बने जा रहे हैं, जगह है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आदमी की जो एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल्ड है। सबसे पहले आपसे, आपका क्या नाम है? इंदु चतुर्वेदी। इंदु जी, कल लगभग 10:15 बजे जब भूकंप आया, काफ़ी तेज़ भूकंप था, क्या कर रही थी? क्या आपको कैसे महसूस हुआ कि भूकंप आया? मैं बेड पे लेटी हुई थी और एकदम सिर घूमने लगा, चक्कर आया, तो एकदम से लगा क्यों चक्कर एकदम से लेटे लेटे आ रहा है। देखा तो फैन हिल रहा था, तो लग गया कि भूकंप है, लेकिन वो थोड़ा सा रुका, थोड़ी देर बाद फिर आया। तो फिर हम लोग बाहर एकदम डर के, बेटा भी था, उसको भी पता चला, हम लोग फिर सब बाहर निकल के आए, देखा सभी सोसाइटी के सभी लोग, और काफ़ी देर तक डर लगता रहा। रात को जब सोए हैं 12 साढ़े 12 तक लगता रहा कि कहीं दोबारा तो नहीं आएगा, बहुत डर लग रहा था। कितने लोग आपके परिवार के हैं और किस तरीके से आप लोग सोसाइटी से बाहर निकले फिर? हम लोग 6 लोग, मेरे बेटे बहू और बच्चे 6 लोग रहते हैं हम लोग सब लोग। तो 3 लोग तो पहले से ही बाहर थे, वो लोग वॉक कर रहे थे, बाकी हम 3 लोग घर में थे। तीनों फिर एकदम से बाहर निकले। चूँकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं, एकदम गेट खोल के हम लोग बाहर देखा तो ऊपर से सब लोग सीढ़ियों से ही नीचे आ रहे थे, लिफ्ट से आने वाले कम ही लोग थे। सब लोग ऊपर से 13वीं मंजिल से 14वीं मंजिल से सब लोग नीचे लिफ्ट सीढ़ियों के द्वारा ही आ रहे थे। तो मैम कितना समय लगा होगा आपको ये पता लगने में कि भाई भूकंप आ रहा है और अब हम लोगों को बाहर भाग जाना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब हल्का भूकंप आता है तो लोग जब तक महसूस करते हैं भूकंप चला जाता है, लेकिन ये जो भूकंप था 30 से 40 सेकंड तक ये महसूस हुआ। पहले एकदम लगा, लेटी हुई थी, लगा चक्कर है, थोड़ी देर में जैसे ही देखा कि फ़ैन हिल रहा है तो महसूस हो गया कि भूकंप ही है। पहले तो चक्कर ही समझ रहे थे, लेकिन फ़ैन को देख के फिर वो रुका थोड़ी देर, दोबारा फिर वो हिले, तेज़ हिलने लगे फ़ैन, तो वो तो अंडरस्टूड है कि लग गया भूकंप है, और उसी समय हम लोग सब लोग बाहर निकल गए। से सब लोग ही डरे हुए थे, और जब उत्तराखंड में भूकंप आया था तब दिल्ली एनसीआर के लिए प्रेडिक्ट किया गया था कि इस तरह के झटके, हल्के झटके या तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भी आ सकते हैं। हम लोग मतलब मेरे बच्चे दोनों सो गए थे और आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मतलब सोने ही जा रहे थे। तो लगा कि जैसा आंटी ने बोला कि पहले थोड़ी देर लगा कि सर घूम रहा है या ड्राउजी फील कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट जब झटका लगा तो इट वाज नॉर्मल, लगा कि ठीक है छोटा अर्थक्वेक था। पर जब सेकंड आया तब उसकी सिवियरिटी पता लगी कि भैया ये ज़्यादा है। और फिर मतलब मेरे ट्विन्स हैं तो एक एक बच्चे को उठाया और हमने स्टेयर्स से 12th फ्लोर से हम लोग नीचे आए। स्टेज से आपने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। और मतलब वो नाइटमेयर था, और उसके बाद रात भर नींद नहीं आई है, और पूरे टाइम लगता रहा कि अभी भी फील हो रहा है। कहा जाता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, लिफ्ट कहीं भी फंस सकती है और उसके बाद आप उस लिफ्ट के अंदर फंसे रह सकते हैं। तो ऐसे में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों के जरिए वो बाहर निकला। और आपको दिखाना चाहेंगे आदित्य अर्बन कासा, ये हाई राइज सोसाइटी है पूरी, यहाँ पर चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आएंगी, इमारत नजर आएगी, और इन इमारत में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में अगर कोई बड़े कह सकते हैं बड़े स्तर का अगर भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर अगर 6.6 से ज़्यादा यानी 7 तक अगर जाता है तो एक बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तुर्की में भूकंप आया था, हज़ारों लोग, 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, वहाँ पर 7 से भी ज़्यादा का रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था, तो उसके बाद से लोग अमूमन डर गए थे और कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से समय से बाहर आए। तुर्की का भूकंप हाल में आप लोगों ने टीवी चैनल्स में देखा होगा कि क्या हाल हुआ। जब कल भूकंप आया तब आप लोगों को कितना डर लगा? तब हम बहुत डर गए थे, और स्पेशली छोटे बच्चे थे घर में, सीनियर सिटीजन्स थे, तो उनके साथ नीचे आना भी एक
टास्क है क्योंकि लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बच्चे आधी नींद में जा चुके थे, तो नीचे आने में ही हमें इतना टाइम लग गया। तो उस दिन हम कल भी यही सोच रहे थे कि हाई राइज रहने का ये एक डिफ़ॉल्ट भी है हमारे अंदर कि अगर बाई चांस 7 स्केल पे आएगा तो शायद हम एस्केप आउट कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे आने में ही बहुत टाइम लग जा रहा क्या नाम है आपका? है। सुगंधा। बहुत बड़ी बात कही सुगंधा जी ने, हाई राइज बिल्डिंग के अपने बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि यहाँ पर जितनी ऊंची इमारत होती है उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल अगर किसी कोई बुद्धिमान है वो नहीं करता है और अगर सीढ़ी से आता है तो वो समय लेता है। आप जब भूकंप आया उस वक्त आपके घर में क्या माहौल था और किस तरीके से आपको पता लगा कि भूकंप आया है? मेरे बच्चे उस टाइम फ्लोर पे खेल रहे थे और हम लोग खाना खा रहे थे। जब फर्स्ट टाइम भूकंप आया तो मतलब इतना मुझे फील नहीं हुआ कि मैं टीवी देख रही थी, बट मेरे हस्बैंड की नज़र गई ग्लास के पानी में, वो एकदम हिल रहा था। फिर अचानक हमने देखा हमारे सारे फ़ैन हिल रहे हैं, शैंडल हिल रहा है, तो अचानक हम उठे और बच्चों को उठाया। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, हम 6 लोग रहते हैं। एक बच्चा सो रहा था, फटाफट उसको गोदी लिया। जब तक कुछ सोचते मेरे बच्चे डर गए थे, मम्मा हो क्या? अचानक आप अभी हंस रहे थे, टीवी देख रहे हो, अचानक क्या हो गया? हम लोग को उठा रहे हो। और जब हम नीचे आ रहे थे सीढ़ियों में, सब लोग नीचे सीढ़ियों का ही यूज़ कर रहे थे, लिफ्ट को यूज़ करता नहीं, सबको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ, जब उतर रहे तो बेचारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं जिनके पैरों में बहुत दर्द है, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उनकी भी सब हेल्प कर रहे थे, चाहे वो आपकी फैमिली के हो नहीं हो। तो मेरे हस्बैंड फटाफट गए नीचे, बच्चों को उतारा और उनकी हेल्प करने फिर आए। तो जब तक थम गया था, पर लेकिन अंदर ऐसा डर था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उनका कोई भरोसा नहीं है। 2 घंटे तक इस नोएडा की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल था। जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, जो महिलाएं थीं, जो पुरुष थे, वो सब अपने अपने घरों से लगभग बाहर आ चुके थे, डर की वजह से कि कहीं ये भूकंप ज़्यादा तेज़ ना हो जिससे उनकी बिल्डिंग्स में नुकसान ना हो, उनके जानमाल को ख़तरा ना हो। लेकिन तमाम एहतियात बरतते हुए और जो लोग थे सोसाइटीज़ के, जिन्होंने बताया कि वो सभी लोग बाहर खाली एरिया में आ गए थे और लगभग 45 मिनट तक वो लोग इस अपनी हाई राइज सोसाइटी से बाहर खड़े हुए थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। लेकिन कहीं ना कहीं भूकंप का ये खौफ उनके अंदर मौजूद था और इसी वजह से उन लोगों ने एहतियात के जितने भी कदम थे वो उठाने की कोशिश की। फिलहाल नोएडा खतरनाक जोन में रहता है और हाई राइज बिल्डिंग भूकंप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9।